रिजल्ट निकालने का, देखो सबसे पहले कभी भी फिजिक्स के अंदर अपने मर्जी से कोई थ्योरी नहीं दी जाती है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा जाती है। पहले एक्सपेरिमेंटली होती है, थियोरेटिकली होती है कॉन्सेप्ट, फिर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की जाती है। तब जो वहाँ से कोई कंक्लूजन निकलते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकलने के बाद हम उस स्टेटमेंट को देते हैं उस फार्मूला से रिलेटेड। तो फिजिक्स में हमारा रोल ये नहीं होता है कि किसी भी साइंटिस्ट का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है बस उसको याद रख लें, ऐसा नहीं है बच्चों। उसको आपको तह तक समझना जरूरी होता है कि एक स्टेटमेंट देने के पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या कंक्लूजन रहा होगा, किस तरह के एक्सपेरिमेंट रहा होगा। तो इसको जान लेना ही हमारा एक्चुअल फिजिक्स की स्टडी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा में गोलीबारी कर ले कि हाँ ठीक है कुछ भी बोल दिया आप कुछ भी मान लोगे, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला इसने एक्सप्लेन करने के बाद, तो ये जो बच्चों लॉ दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर की मेंशंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने मेंशंस करने के बाद हमें एक्चुअल में ये जो थ्योरेटिकली हमने एक्सप्लेन करके लाई है, इस फार्मूला को ड्राइव करके लाया है, तो इसके बाद ही कहता है अब यहाँ से वैलिड हो जाती है कि न्यूटन्स कहता है यूनिवर्स के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल है बच्चों, जिसके पास मास होते हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे की मास की पार्टिकल की, क्योंकि दोनों की मास आना जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया। तो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट देने के पीछे इतने सारे कारण थे, जैसे मून्स को रिलेट किया गया, एप्पल गिरा तो उसको कैसे रिलेट किया गया। बच्चों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है एप्पल ने गिरा, उसकी कैलकुलेशंस कर दी पूरी। तो इतना ही नहीं, इसके पीछे इतने सारे लॉजिक थे जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आपको बच्चों ये सारे फॉर्मूले न्यूटन के समझ में आने के बाद हमने कुछ ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन नाम का मतलब ही होता है कि मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों ये जो रिजल्ट है आपके सामने, जरा देखिए इसको, इस रिजल्ट को। हमारी नेचर्स के अंदर 4 टाइप की फोर्स पाई जाती हैं, जिसका नाम ये दिया गया है। हालांकि टाइप्स ऑफ फोर्स जो हमने बताया था उस समय भी बच्चों हमने मेंशंस किया था। एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लॉ ऑफ नेचर के अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, न्यूक्लियर फोर्स आते हैं, जिसका दूसरा नाम हाइड्रोनिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर फोर्स होती हैं पूरी नेचर में। सबसे ज़्यादा बच्चों जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मानी जाती हैं वो कौन सा, न्यूक्लियर फोर्सेस मानी जाती हैं। फिर जो हमारे आपके सामने आएंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, ठीक है ना। तो 2 तरह की, 4 नेचर में 4 टाइप की फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसकी पढ़ने के बाद बच्चों हम चलते हैं अगले कंक्लूजन के ऊपर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, बात किया गया है कि जरा ग्रेविटेशनल लॉ को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं बात करूँ बच्चों, एक्सप्रेशंस हम अभी प्रोड्यूस नहीं किए हैं, चलो हम बाद में कर लेंगे। अभी तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम फोर्स ही कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मास आर प्लेस 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसकी साइड लेंथ कितना दिया है बच्चों, a। तीनों पे मास क्या रख दिया गया, इक्वल। तीनों पे मासेस क्या इक्वल है, साइड लेंथ है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एनी वन द पॉइंट मास, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी एक पे 2 की वजह से क्या निकाले, फोर्थ बच्चों निकाले। तो चलो हमने इसमें निकाल लेते हैं। ये बॉडी इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, ये बॉडी इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा बच्चों। इसको हमने F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया। दोनों के इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों के बीच में क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल। क्योंकि मासेस से बच्चों तो क्या होती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मासेस है तो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेंटर की तरफ जाती है हमारे पास, तो नेट फोर्स हमारे ये मिलेगा। तो बच्चों जब नेट फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आप फॉलो करें, क्योंकि ये बात हमने आपको कई बार बता रखे हैं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस F1 की वैल्यू निकालेंगे, GMM बाई ए स्क्वायर डिस्टेंस है, तो GM स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, मास सेम है बच्चों तो ए स्क्वायर। F2 की वैल्यू भी सेम है बच्चों, GMM बाई ए स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर क्या मिलेगा, सेकेंड। क्लियर हो गया। अब जो बच्चों यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद एफ नेट की जो वैल्यू है, F1 की वैल्यू हमारे पास कितना होगा, पुट करें आप, GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पे भी देखो दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल ही आएंगे। क्यों इक्वल आएगा, इक्वल क्यों आएगा बच्चों,
मल्टीप्लाई सेम टर्म है तो ये भी आ जाएगा 2gm के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री है। एंगल कितने बन रहे हैं बच्चों? 60 डिग्री बन रहे हैं। तो कॉमन आ रही है पूरी टर्म से, तो आप इसमें कॉमन ले लें। बाहर बच्चों कॉमन आने के बाद ये आएगा, ये बचेगा 1 + 1 + 2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होते हैं। इस 2 से 2 आप जब कैंसिल कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 3 आएगा। तो बच्चों gm स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। तो इतनी नेट फोर्स न्यूटन के हिसाब से न्यूटन लॉ को आप अप्लाई करते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 वहाँ से, तो दोनों के बेस इतना फोर्स लगेगा। तीनों से मैटर एक दूसरे पे, अगर इस पे कैलकुलेट करेंगे तो इधर रिजल्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड इतनी आने वाली है, ठीक है ना। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स बच्चों इतनी लगेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अलग अलग पार्टिकल के लिए आपको समझ में आ गया। सारे पार्टिकल को क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। बच्चों चलते हैं हम अगली स्लाइड्स के ऊपर। हाँ, 4 पार्टिकल है जिसका मास प्लेस एट द बर्ड फॉर स्क्वायर साइड ऑफ फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द पार्टिकल। इस बार क्या कर दिया है इसने? एक स्क्वायर रख लिया है। इस बार बच्चों क्या रख दिया है? स्क्वायर। और स्क्वायर पे सारे पार्टिकल की मासेस क्या है? इक्वल है। साइड लेंथ स्क्वायर का कितना है? a है। a इस पे मास m m m m। किसी भी पार्टिकल एक पे तीनों की वजह से आप फाइंड आउट करें। हमने इसी पे ले लेते बच्चों। इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर होगा F1, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा इधर F2, इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर कितना होगा? F3, और इस तीनों का रिजल्टेंट भी बच्चों कितना आएगा? Fr, ठीक है। तो पहले F1 F2 का नेट निकाल लेते हैं। पहले F1 F2 का नेट निकालते हैं बच्चों। तो एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो F नेट फोर्स जो होगा बच्चों इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। मास सबका सेम है, डिस्टेंस सबका सेम है, तो फोर्सेस भी बच्चों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। F1 = F2 = F मान लेते हैं, ठीक है। और F नेट की जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा? F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2F का स्क्वायर, और F रूट कितना हो गया? 2, ठीक है। F √2 हो गया। इतनी नेट फोर्स आई है बच्चों। और F की वैल्यू आप सिंपल निकाल सकते हैं gmm बाई ए स्क्वायर। तो फोर्सेस की वैल्यू gm स्क्वायर बाई बच्चों क्या मिलेगा? ए स्क्वायर मिलेगा। क्लियर हो गया। और डायगोनल की लेंथ कितना होगा बच्चों? डायगोनल का लेंथ होगा a √2 मिलेगा आपको। तो F3 जो निकालेंगे आप, F3 निकलेगा gm स्क्वायर बाई a √2 का क्या मिलेगा? स्क्वायर। तो gm स्क्वायर बाई बच्चों क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर। और आप जो Fr की जो वैल्यू निकालेंगे, किसका? Fr की बच्चों जो वैल्यू निकालेंगे तो F3 प्लस कितना आएगा? F नेट कर देंगे, क्योंकि F3 की जो डायरेक्शन है और F1 F2 की जो नेट डायरेक्शन है दोनों क्या है? एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में है। तो सिंपल आप इसको बच्चों ऐड कर ले, ठीक है। तो F3 की वैल्यू आपको पता है कितना? gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस F3 की जो स्क्वायर आई है कितना आया है? F √2 gm स्क्वायर बाई F नेट का बच्चों कितना आया है? F नेट का आया है gm स्क्वायर बाई √2 आप लिखेंगे, क्योंकि F की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। F देखिए कितना? gm स्क्वायर बाई कितना है? √2 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू √2 होगा। तो gm स्क्वायर a स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। तो जब आप रिजल्टेंट फोर्सेस निकालेंगे बच्चों तो gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा? 1/2 प्लस √2 मिलेगा। इतना न्यूटन की फोर्सेस किसी भी तीन की वजह से किसी एक पार्टिकल पे निकालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों? बताइए, क्लियर है? ठीक है। तो आपने न्यूटन्स की लॉ कैसे अप्लाई करेंगे समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अब यहाँ पे फंसेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? आप फंस जाएंगे। रीजंस क्या है फंसने का?
कि एक्चुअल में हमारी बॉडी जो हमने कैलकुलेट कर रहे थे लॉ ऑफ ग्रेविटी में पॉइंट मास की बेस से निकल रहे हैं। इस बार क्या है, मास जो है बच्चों इस बार हमारे पास पॉइंट मास की बेस से कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमारा कॉन्टिन्यूस मास बॉडी है। एक तो पॉइंट मास यहाँ पे रखें, इस बार हमारी बॉडी में यहाँ से यहाँ मास पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, मास क्या पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मास बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हमें बताइए, एक मास m इज द डिस्टेंस और a फ्रॉम द वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म डेथ मास कैपिटल M, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ड्यू टू द रॉड। इस रॉड के वजह से कितनी फोर्सेस लग रही है। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, इसमें इसकी टोटल मास कैपिटल M मान लेते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कर रहे हैं जिसका लेंथ dx है और इसके अंदर मास कितना होगा बच्चों, dm होगा। तो जब dm होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, x मान लिया, इसके डिस्टेंस हमने बच्चों x मान लिया। तो अब इसकी वजह से जो हमारे फोर्सेस लगने वाले हैं बच्चों, वो कितना लगने वाले हैं, df g dm इंटू मास m बाई आर स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। तो dm की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, l लेंथ में बच्चों m मास है, ये तो आपको पता ही है, 1 में m बाई l है, तो dx में कितना हो जाएगा, m बाई l इंटू डी। तो ये जो मास आएगा किसको आएगा बच्चों, वो dm की वैल्यू आएगी। वैल्यू पुट कर दे बच्चों, तो df की वैल्यू होगा g इंटू m बाई l इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो जो df की वैल्यू है जी एम एम कैपिटल M बाई l इंटू डी एक्स बाई बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, इंटरगेट करनी है। तो बच्चों इसको हम इंटरगेट किए, df की वैल्यू जी एम एम कैपिटल M बाई l बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है ना यहाँ से कितना है a, इस मास से कितना है बच्चों a, और लेंथ यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस l तक चले जाएंगे आप। तो जैसे आपने अगर आपने इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों f की वैल्यू तो क्या मिलेगा, जी एम एम बाई l, उसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का बच्चों मिलेगा -1 बाई एक्स, a से क्या लिखेंगे आप a प्लस l, माइनस को आप चाहे तो बाहर कर लें, माइनस जी एम कैपिटल M बाई l, यह आएगा 1 अपॉन a प्लस l, माइनस क्या मिलेगा बच्चों 1 अपॉन a। क्लियर है। तो जो f की वैल्यू है हमारे पास इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस जी कैपिटल M बाई l, a माइनस l बाई a इंटू a प्लस क्या बचेगा, मिलेगा l, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो प्लस होने के बाद g कैपिटल M, अब देखो ए एल से भी एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए इंटू क्या मिलेगा, ए प्लस एल। इतनी फोर्सेस लगेगी न्यूटन की इस रॉड पे, इस रॉड की वजह से इस बॉडी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि पॉइंट मास की वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे लगाना है, कॉन्टिन्यूस बॉडी की वजह से कैसे लगाना है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, जिसमें कई सारी चीज़ें हम लोग नई चीज़ें जाने हैं कि जैसे ग्रेविटेशनल के अंदर न्यूटन्स लॉ कैसे प्रॉपर डिफाइन होती है, और F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर किस तरह से फार्मूला को ड्राइव किया गया है। और हमने ये जो फार्मूला ड्राइव कर लिया था बच्चों, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि पॉइंट मासेस की वजह से इस फार्मूला को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्टीन्यूस बॉडी, कॉन्टीन्यूस मास की वजह से हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने एक क्वेश्चन अभी जस्ट कराया था, क्योंकि इस बॉडी से इस रॉड की वजह से उस बॉडी पे हमें क्या मासेस होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था फोर्सेस। अब जो हम बच्चों अगली पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, अब जो अगली क्वेश्चंस पे आते हैं, जरा इस क्वेश्चंस को देखते हैं करके, इसी लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो जरा इसको देखिए, पहले समझिए क्वेश्चन को क्या कराता है कि एक यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों, एक रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक रिंग बना ली जिसकी मास m है और डिस्टेंस 3 है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बच्चों, मास m है, स्मॉल m ले लिया, अगर डिस्टेंस 3 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ द मास जस्ट ओवर द स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर बता दूं कि ये जो आपके सामने √3 दिख रहा है, इसको √3 कर दें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है ना ये मिस प्रिंटेड हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, √3 डिस्टेंस है
फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर जिसकी मास कैपिटल एम है। अब नीचे एक छोटा सा स्फीयर है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस बच्चों है कितना है, √3 है, और इसकी मास क्या है, कैपिटल एम है। ओके, फिर द रेडियस ऑफ रिंग, और ये जो है हमारा बच्चों रिंग की क्या है, रेडियस है। जो स्मॉल है क्या है, रिंग की रेडियस है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम, तो कह रहे हैं एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे निकलेंगे। तो बच्चों ये क्या है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसकी पूरी सेंटर मास कहाँ पे लाई करेंगे, इसकी सेंटर पे लाई करते हैं। तो जो भी अट्रैक्शन होगी इसकी सेंटर से रिलेटेड होगा। लेकिन ये जो रिंग है बच्चों, इस रिंग की सिचुएशन के अंदर अगर हम देखते हैं, ये जो आपके सामने रिंग दिख रहा है, इसके पास पूरी हर जगह मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने कहा कि यहाँ से एक छोटा सा आप डीएम मास काट ले बच्चों, क्या काट ले, डीएम मास, ठीक है, और यहाँ से भी आप डीएम मास कैंसिल करें, डीएम। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, ये हमारा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, डीएफ और टीएफ होगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। रिंग अपनी इसके अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये जो दूरी है बच्चों फिक्स है, ये जो डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको सामने दिख रही है, बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकालेंगे, जरा बताइए। ये आपको √3 है, तो कितना मिलेगा बच्चों, जरा बताओ। √3a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये निकलेगा 4a स्क्वायर 2a। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना मिल गया, 2a। तो जब आप df की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करेंगे, g इंटू डी एम इंटू मास ऑफ कैपिटल M ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको पूरा होल इंटीग्रेट कर दे बच्चों, तो होल इंटीग्रेट करने के बाद gm/4a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dm, af इक्वल टू g कैपिटल M बाई 4a स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा, dm। तो बच्चों ये क्वेश्चन सही है, और इसको आपने इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि dm से वेरिएबल है, डिस्टेंस आपकी फिक्स रहेगा 4a स्क्वायर, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, gm/4a स्क्वायर। तो इतनी फोर्सेस से उस स्फीयर को रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितनी फोर्सेस एक खींचेगा उतनी फोर्सेस स्फीयर खींचेगा, क्योंकि न्यूटन की थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन लागू हो जाते हैं। बताइए यहाँ तक कोई क्लियर। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी कि ये जो हमारे पीपीटी के अंदर थे वो √3a डिस्टेंस है, नॉट है 3a। क्लियर हो गया। अगर आप √3a को भी लेके हिसाब से बना दोगे तो बस आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बाकी बात चीज़ें तो वही रहेगी, कॉमन ही रहेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये क्वेश्चन को जरा देखिए, ये क्वेश्चंस कैसे गाते हैं आप। देखो, जो भी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन की जो फोर्सेस होती है, क्या क्या वेरिएशन होता है, उसके बेस में हमने क्वेश्चन करवाया। एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसकी लेंथ L है एंड मास कैपिटल M है, और एक पार्टिकल जिसकी मास स्मॉल m प्लेज एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द वायर। कह रहा है बच्चों एक सेमी सर्कुलर वायर, पहली बात सेमी सर्कुलर है, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल को रख दिया है जिसकी टोटल लेंथ बच्चों कितनी है, L दिया हुआ है, L दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेडियस भी होगी, अभी पता नहीं है रेडियस कितना है, रेडियस हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मास पूरी तरह क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे पूरी मास कंटिन्यूअस है बच्चों, तो कंटिन्यूअस है तो इसकी डिस्टेंस हमने r ले ली, और हमने कहा बच्चों की ठीक है थीटा एंगल पे हमने एक छोटा सा dm का टिक किया मास, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, dl है, dl है। तो सबसे पहले ये जो बच्चों हमारा होगा, ये क्या होगा, d थीटा एंगल होगा सेम। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस पार्टिकल पे इधर क्यों लगेगा, df। सेम आप मास को चाहे तो यहाँ पे भी सेम एंगल पे काट सकते हैं बच्चों, जिसका हम थीटा ले लेते हैं, ये हमारा d थीटा होगा, और ये कितना होगा
dl हो जाएगा। ठीक, तो इस फोर्सेस की जो बच्चों जब कंपोनेंट तोड़ेंगे आप, तो इधर कितना आएगा df cos थीटा, इधर भी कितना आएगा df cos थीटा, लेकिन बच्चों जो ऊपर जाती है तो df sin थीटा, इसकी वजह से भी क्या होगा df sin थीटा। ठीक है ना। अब सवाल है कि ये तो दोनों फोर्सेस तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, सिमेट्री है, तो एक दूसरे को तो बच्चों कैंसिल कर देगा, लेकिन इस बॉडी पे जो रिंग की वजह से नेट फोर्स जा रही है बच्चों वर्टिकली ऊपर जा रही है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ कटिंग इसलिए किए हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं कि नेट फोर्स 2df sin थीटा ले लेता है, दोनों सेम ऐड कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। जब हम कट करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन करने के लिए, तो किसी एक पोर्शन को काटते हैं। 2% को इसलिए काटे कि हम ये चेक करना चाहते थे क्या इधर भी फोर्स लगेगा या इस साइड भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोनों तरफ सिमेट्री काटने से हमें ये पता चला कि दोनों तरफ हमारी फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस कर देता है। नेट फॉर df cos थीटा दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेस हैं सिर्फ किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करते हैं df की वैल्यू, df इफेक्टिवली जो हमारी फोर्स होगा बच्चों होगा df sin थीटा आएगा, इफेक्टिव तो हमारा df sin थीटा आएगा। अब इस df sin थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो अब यहाँ पे देखें कि जो f इफेक्टिव होगा बच्चों, df की वैल्यू g, df फोर्स क्या होगा g, मास इस रिंग की बच्चों dm है, तो dm इनटू, और इसकी मास कितनी है m, इसकी मास कितनी है जिस पे लग रहा है m, बाई ए डिस्टेंस कितना है बच्चों r² फिक्स है, इनटू साइन थीटा है। ये क्वेश्चन हमारे पास आइए। ठीक है, जो वेरिएबल है बच्चों आपके मास है, थीटा वेरिएबल है, क्योंकि इस पॉइंट से उठेगा यहाँ से लेके और कंप्लीटली 180 डिग्री पे जाएंगे एंगल बनाते हुए। तो हम थोड़ा सा आर की इक्वेशंस को इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों। हमें पता है कि छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा डी थीटा है, ये आर है, ये डी एल है। तो डी थीटा की वैल्यू कितना होगा, डी थीटा इंटू, एक मिनट बच्चों, डी एल की वैल्यू जो होती है आर डी थीटा आएंगे। ये बात आप पहले से ही पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो हमें पता था बच्चों कि टोटल लेंथ एल है, तो एल में कितना मास होगा 1 में, तो एम में क्या होगा एम बाई एल हो जाएगा। जो लेंथ है कितना आर डी थीटा है, तो बच्चों कितना होगा एम बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा। तो ये जो मासेस आया है किसका आया है, टी एम का आया है। ये सारे वही प्रोसेस है नेचुरल, हम जो सेंटर ऑफ मास से ये चीज़ें आपको बताते आए हैं, तो चाहे वर्क ऑफ एनर्जी से जो बताए हैं, ये सारी चीज़ें उसी के बेस्ड कैलकुलेशन से बच्चों, तो ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है सारे क्वेश्चन के ऊपर। तो जो अब जो हमारे पास एम बाई एल आर डी थीटा है, जिसको हम डी एम बोलते हैं, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। तो इफेक्टिव फोर्स जो बच्चों आएगा जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी एम की जगह पे क्या लिखेंगे एम बाई एल इंटू आर इंटू डी थीटा। ये जो मास है बच्चों, ये स्मॉल एम है, किसका है, इस छोटा ब्लॉक का है, यहाँ पे स्मॉल एम। तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर करें, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई, एक आर से आर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा एल आर, एक एल और एक आर बचेगा, अंडर में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा बच जाएगा। जब बच्चों ये डी थीटा बचा है तो आप हमें लिमिट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि थीटा सिर्फ वेरिएबल रहा, तो लिमिट इस रिंग को 0 से डिग्री से कहाँ तक काटेंगे 180 डिग्री तक जाएगा। तो 0 से आप इसको क्या लिख सकते हैं पाई। तो जब 0 से पाई लेते हैं बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल आर आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से कितना हो गया बच्चों पाई। तो अब जो एफ की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई एल आर, माइनस है लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस को बाहर कर दी बच्चों, ये लिखेंगे कॉस पाई
माइनस कॉस 0 डिग्री, तो एफ इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो माइनस जी एम स्मॉल एम बाई एल आर इंटू कॉस पाई -1 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आपके सामने मिला है -2 और माइनस होकर बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो 2gm स्मॉल m की वैल्यू कितना मिलेगा, LR मिलेगा। अब सवाल है कि रेडियस हमें दिया हुआ नहीं था, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग का बच्चों लेंथ दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। हमें पता है कि LR डिस्टेंस में पाई एल का एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितना होता है 2πr, ठीक है ना। तो इसको बच्चों कितना लिख सकते हैं, पाई आर इक्वल टू एल लिख सकते हैं, तो आर बराबर कितना होगा L/पाई। इस आर की वैल्यू आप उठा के इसके अंदर आप जैसे रखेंगे तो क्या मिलेगा, L/पाई मिलेगा बच्चों। तो जो फोर्सेस की वैल्यू होगा G2gmm स्मॉल m बाई क्या होगा बच्चों, आर की वैल्यू L/पाई, L इंटू L/पाई, पाई ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो 2πgm स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, L का स्क्वायर। तो इस रिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पे बच्चों जो हमारी फोर्सेस ऑफ जो वैल्यू आई है सेंटर के ऊपर जो किसी पार्टिकल को रख देते हैं रिंग की वजह से, तो कितना फोर्सेस लगेगा जरा देखिए। F इक्वल टू जी 2πgmm, F की वैल्यू क्या मिला है बच्चों 2πgm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या मिला है L R स्क्वायर। तो ये हमारी रिजल्ट मिली है सेमी सर्कुलर वायर की वजह से किसी सेंटर पे अगर कोई मास को रख देते हैं आप, तो उस सेंटर ऑफ उस मास सेंटर के ऊपर जो पार्टिकल है उसके ऊपर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन लगेगा रिंग, ये वैल्यू हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है ना। जरा देखिए क्या सिचुएशन इसने बना के रख दिया है, ठीक है। सिचुएशन बच्चों जो बना के रख दिया है, जरा इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी मास स्मॉल m है, सॉलिड स्फीयर है, अंदर वाले जो स्फीयर है बच्चों जिसकी छोटा मास है स्मॉल f है, जिसकी रेडियस भी क्या दिया है स्मॉल r दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि रख दिया गया है कहाँ, एक हॉलो थीन स्फेरिकल के अंदर। एक छोटा स्फीयर है जिसकी मास क्या है स्मॉल है, उसको कहाँ रख दिया गया है, एक सॉलिड थीन हॉलो स्फीयर के अंदर रख दिया गया है, जिसकी मास कैपिटल M है और उसका रेडियस भी क्या है बच्चों कैपिटल R है, ठीक। सो इन फिगर कह रहा है कि पार्टिकल जिसकी मास स्मॉल m प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर एट अ डिस्टेंस x। अभी बात जो कह रहा है बच्चों कि या एक तो इसका सेंटर होगी यहाँ पे, एक इसकी सेंटर होगी। अब इस दोनों के सेंटर के बीच में एक स्मॉल मास है की पार्टिकल को रख दिया गया है, ठीक है। हाँ, लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द स्फीयर एंड द सेल। बच्चों कितनी दूरी पे रख दिया गया है, ए एक्स की वैल्यू यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेके यहाँ तक हमने कहा ये जो है बच्चों एक्स डिस्टेंस पे जाके इसने एक पार्टिकल को रख दिया गया है, ठीक है। जो डिस्टेंस देख रहा है कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से देख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू द स्फीयर एंड सेल। अब कह रहा है कि इस मास की वजह से बच्चों, इस मास के ऊपर सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर दोनों की वजह से इस पार्टिकल पे कितनी फोर्सेस लगेगी। तो कंडीशन पहला पूछा गया है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए पार्टिकल r और 2r के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, r और 2r के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों r एंड 2r के बीच में होना चाहिए, तो ये चीज़ आप पहले समझिए बात को कि जब आप, यानी ये बात कर रहा है कि x की वैल्यू जो छोटा स्फीयर है इसको आप साइड ले ले बच्चों, यहाँ से तो रेडियस r है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा 2r। इसका मतलब है कि पार्टिकल को इसने कहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा, ठीक। तो जब x मिलेगा तो इसकी सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सॉलिड स्फीयर है बच्चों, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी वजह से फोर्स ऑफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये जरा हमें देख लेना है, ठीक है। तो बच्चों जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर में, तो आप मुझे बताइए कि जब आप सॉलिड स्फीयर के अंदर में जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास तो इतनी दूर की लगेगी, मास हमारा इतनी ही दूर के आएंगे बच्चों, बताइए, ठीक है ना। अब जो एक इतनी दूर की जब आप मास लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जरा इतनी दूर की मासेस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या मासेस होगा।
क्योंकि एक्चुअल में जरा एक बार और इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के एक्चुअल में जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन आपको कह रहा है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों r से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2r से छोटा होना चाहिए। तो हमको बाद में पता चला है कि r से 2r के बीच में जरा बताइए, यहाँ से आप कंसीडर करते हैं तो r होगा और यहाँ 2r, लेकिन x की वैल्यू 2r से नीचे रखनी है। तो हमारी पार्टिकल कहीं ना कहीं बच्चों कहाँ पे होगी, यहीं पे हमने रख दी। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे रख दी तो मास इसके ऊपर फोर्स कितने लगाएगा, यही मास लगाएंगे आपको। ठीक है, इतनी मास आपके सामने लगने वाली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसकी सेंटर तो सेंटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। ठीक है ना, सेंटर से बच्चों कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। सॉरी नहीं, x की वैल्यू आपने यहाँ से लेके चला गया। तो जब आप इतनी मास के हमने निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे आप कि हमारा जो 4/3 पाई आर क्यू में बच्चों कितना मास है, कैपिटल M था, 1 में कितना हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यू। बताइए इसमें कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन इतने में मास कितना आएगा बच्चों, इसकी रेडियस कितनी होगी बताइए, x/2 हो जाएगा। रेडियस जो निकल के आना चाहिए, इसकी जो रेडियस हमें वो कितना आना चाहिए बताइए। ये जो रेडियस है, ये तो अगर यहाँ से जब मटेरियल को अगर बच्चों कटिंग करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या निकल के आ रही है यहाँ से, ये निकल के हमें यहाँ से बच्चों आ रहा है कि हमने पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया। हाँ, तो ये तो पूरी की पूरी डायमीटर हो गई, तो इसकी रेडियस कितना होगा बच्चों, x/2 डायमीटर होगा, क्योंकि इसकी सेंटर कहीं और होगी। समझ में आ रहा है, x/2 क्योंकि आपने ऐसी जगह रखा गया है कि उतनी देर की मासेस को वजह से लगेगा बच्चों। तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई x/2 का होल क्यूब इंटू m/4/3 पाई x/8 इंटू नहीं जो मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो m/4/3 पाई r³ लिखेंगे आप और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या बनेगा, 4/3 पाई x³ बाई बच्चों क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब जो कैंसिल होने वाला है टर्म आपसे कैंसिल हो जाएगा और जो मासेस निकल के बच्चों आएगा m डैश की वैल्यू उतने में, ये वैल्यू निकल के आएंगे mx³ बाई 8r³, क्योंकि हमने पार्टिकल को जो बच्चों हमने इसी के अंदर में रखा, ये जो छोटा स्फीयर इतने ही को दिया जाए, तो यहाँ से जो आपकी मासेस होगी यही हमें अट्रैक्शन लगाएगा। तो जब बच्चों इतनी अट्रैक्शन लगाएगा तो उसकी वजह से मासेस हमने क्या निकाली। ठीक है, और इतने में मासेस की जो वैल्यू हमने माना था बच्चों dm माना था, ये जो मासेस हमने क्या माना था, इसको आप चाहे तो आप dm ले सकते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पार्टिकल पे होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए f की वैल्यू हाँ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होना चाहिए वो आने चाहिए बच्चों g इंटू dm इंटू मास ऑफ उस स्मॉल पार्टिकल का डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहाँ से बच्चों कितनी दूरी पे है, x का है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए डिस्टेंस के x के स्क्वायर हो जाएंगे। तो f की जो वैल्यू होगी बच्चों, या इसको डायरेक्ट लिखें, f की वैल्यू g और dm इंटू m बाई GDM इंटू m बाई या मास g m डैश m बाई x का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने बच्चों जो पार्टिकल की जो मासेस जो कंपेयर किया है कितने पे, x दूरी पे ले गया है। जब हमने बच्चों x दूरी पे लिया है तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू आना चाहिए g m डैश की वैल्यू आप इस्तेमाल करें mx³ डिवाइडेड बाई mx³ और डिवाइडेड बाई x² इंटू 8x³ हो जाएगा। तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, नहीं नीचे r³ है, 8r³ हो जाएगा, x² से कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्सेस की वैल्यू बच्चों निकलेगा gm x डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा r³, यानी जो फोर्सेस है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है x का। फोर्सेस कितना हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का हो रहा है। क्लियर हो गया। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आप
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी निकालते हैं कि इस बॉडी के अंदर ही मास रख देते हैं तो उतना ही देर की मासेस इसको खींचती है। तो जब उतने ही एरिया की मासेस खींचेंगे तो उसके अंदर हमें निकालने के लिए सारे प्रोसीजर हमें करना पड़ा है। लेकिन बच्चों हम चाहते हैं कि जो 2r और 2r के बीच में अब जो सेकेंड केसेस है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस निकालते हैं, तो सेकेंड केसेस आपके सामने क्या बता रहा है, जरा इसको देखें। तो जो सेकेंड केसेस आपके सामने बच्चों, इस सेकेंड केसेस में क्या कर रहा है कि जो b की वैल्यू है 2r से x की वैल्यू कहाँ रखना है, 2r पे रखना है। ठीक, इससे क्या पता चला भाई कि अब जो सिचुएशन है बच्चों इस स्फीयर से बाहर हो जाएगा। ये जो स्फीयर है सॉलिड वाला इससे बाहर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपकी यहाँ पे है और कहता है कि 2r नीचे रखनी है। ठीक है ना। तो बच्चों जब 2r से नीचे रखनी है तो हमें बताना होगा कि ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो 2r हमने यहाँ पे रख दी, मान के चलिए पूरा स्फीयर है, सॉरी छोटा सा स्फीयर बनाइए। ठीक है, इससे अटैच होकर एक बड़ा सा स्फीयर बनाइए और हमने यहाँ से डिस्टेंस ली और कह रहा है कि 2r से बड़ा होगा। 2r से आप इसके पार चले गए तो हमने यहाँ पे x रख दी बच्चों। तो अब जो इसकी सेंटर से फोर्सेस लगेगा, सेंटर से फोर्सेस, तो ये डिस्टेंस हमें क्या है, स्मॉल r है। तो ये डिस्टेंस बच्चों हमें कितना मिलेगा बताइए, ये क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ आपकी क्या है x है, क्योंकि जो x मेजरमेंट किया गया बच्चों इस पॉइंट से जहाँ पे सॉलिड स्फीयर और थिन स्फेरिकल सरफेस क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटर से पास करेगा तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा बच्चों कितना मिलेगा हमें, x माइनस आर मिलेगा। तो उस केसेस में जब फोर्स लगाएंगे g, इसकी मास से m डैश रख दिया, g m डैश बाई x माइनस आर का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों रीजन क्या है कि होलो स्फीयर के अंदर में कोई मासेस नहीं है, होलो स्फीयर की वजह से कोई मासेस नहीं है। तो मासेस नहीं है तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है कि सारे एक दूसरे पे खींचता है। अगर आप थिन होलो स्फीयर की मास है, अगर आपने बीच में कहीं पार्टिकल रख दी तो इधर खींचेगा, इसको खींचेगा, चार डायरेक्शन में खींच के, तो होलो स्फीयर की वजह से अंदर में क्या होती है, कोई फोर्सेस पार्टिकल पे नहीं होती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड केसेस में जो फोर्स लगेगा हमारी बॉडी के ऊपर ये लगेगा। और थर्ड जो केसेस है आपके सामने बच्चों, इस थर्ड केसेस में देखिए जरा क्या कर रहा है कि जो x की वैल्यू होना चाहिए बच्चों वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2r। ठीक, x की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अब ऐसे सिचुएशन में कैसे निकालेंगे आप बताइए। हमने इसको थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर देते हैं। छोटा सा स्फीयर बना और हमने बच्चों इसकी बहुत इसको बड़ा स्फीयर बनाया। ठीक है, यहाँ से इसकी ये स्मॉल r है और ये सेंटर होगा बच्चों। तो सेंटर है तो यहाँ से इसकी कितना होगा, r होगा। लेकिन जो x लेके जा रहा है बच्चों ये जा रहा है बाहर 2r से बड़ा, क्योंकि यहाँ से r है तो यहाँ से r 2r हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के लिए बच्चों मासेस जो होगी, अब दोनों की वैसे अट्रैक्शन होगा क्योंकि माइट्स क्या है, बाहर है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी हमें बताइए। यहाँ से इसकी दूरी होगी x माइनस आर और इस सेंटर से जो बच्चों दूरी होगी यहाँ से वो x माइनस क्या होगा, कैपिटल R। अपने यहाँ से माइनस कर दी। तो जो अब नेट फोर्सेस जो होगा बच्चों, अब जो नेट फोर्स होगा g m इंटू एम डैश, क्योंकि यहाँ पे जो मास है m डैश को रखा गया, बाई x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी के जो g कैपिटल m डैश बाई x माइनस कैपिटल R का बच्चों क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ी सी था कॉम्प्लेक्सिटी टाइप में लग रहा था क्योंकि पहले ऐसी केसेस है, क्योंकि डिस्टेंस को इसमें लोकेशन को पता कर पाना है कि किसकी वजह से फोर्सेस लगती हैं और किसकी वजह से फोर्सेस नहीं लगती है। क्या ये बात क्लियर हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अब बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके सामने जो हेडिंग दिख रही है, ठीक है,